नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है दामूल्य मिश्रा शो में। दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे खास दोस्त भी हैं और इनके ज़िक्र पे, इनके तारुफ में एक जुमला मुझे ध्यान आता है कि बालमोहन पांडे के ज़िक्र पे शायद इससे बेहतर बात हो नहीं सकती। मुझसे किसी ने कहा था कि इस वक्त बर्रे सगीर में शायद बालमोहन पांडे जैसा कंप्लीट शायर कोई भी नहीं है, और कम से कम यंग शायरों पर तो ये बात एकदम वाजे है। आज हमारे साथ है बालमोहन पांडे। अब कैसे है बालमोहन भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ अमूल्य मिश्रा जी, और बहुत अच्छा तारुफ दिया आपने, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बाकी तो सब अच्छा है, ईश्वर करे कि आगे 1 घंटा और हमारा अच्छा जाए। ईश्वर से मुझे ध्यान आया, आपने ईश्वर का जिक्र किया। अभी एक बहुत महनीय डिबेट हुई, बहुत जावेद अख्तर और शमाइल नदवी साहब के बीच में। तो आपका उस पर क्या टेक है कि ईश्वर है, नहीं है, या फिर आप इसको कैसे देखते हैं? जी, आपने जिस डिबेट की बात की वो मैंने डिबेट लाइव देखी थी, लाइव अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे 2 घंटे की डिबेट देखी। और मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है उस डिबेट का, मुझे ये लगता है कि मुफ्ती साहब जो थे, उनका जो भी ओपिनियन था गॉड के फेवर में वो बोल रहे थे, मुझे लगता है कि उनकी जगह कोई एक बेहतर आदमी उसको रिप्रेजेंट कर सकता था। आस्तिकों के पास अपने बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं जो आ सकते थे। वो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बायस्ड लगे, और एक डिबेट की जो स्तर होता है वो उतना अच्छा नहीं था मेरी नज़र में। जावेद अख्तर साहब के पास वही पॉइंट्स थे जो उन्होंने पहले सुनाए थे हर जगह अपने रील्स में, जो जितना हमने जावेद साहब को सुना था। लेकिन मुफ्ती साहब की जगह कोई और अगर बेहतर तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता, क्योंकि उन्होंने कई बातें ऐसी बोली कि टेस्ट हो रहा है और ये सब चीज़ें, ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में बात कही, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। तो मुझे लगा कि एक न्यूट्रल आदमी को वहाँ पर होते तो ज़्यादा बेहतर डिबेट होती। मुझे बहुत अच्छी डिबेट नहीं लगी, फ्रूटफुल डिबेट नहीं थी वो। वो जिस हिसाब से जोर जोर से बोल रहे थे, हाँ, वो जोर या से बोलना। जल्दी जल्दी बोलना उनका वो नहीं, लेकिन जैसे जावेद साहब भी इतने एज्ड थे और शायद इस हिसाब से वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाए, कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं। तो आपको इस पे क्या लगता है कि जावेद साहब अनप्रिपेयर्ड थे, या ऐसा क्या लगता है आपको कि, या मुफ्ती शमाइल साहब जैसा आपने अभी अभी जिक्र किया कि ठोक के बोल रहे थे, टेबल ठोक के, उनके वॉइस में रोश ज़्यादा था, एक तरीके का वो ह्यूमर भी क्रिएट अपना करना चाह रहे थे। नहीं, देखिए, टेबल ठोकना, ज़ोर से बोलना, ये सब पुरानी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। हम स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में डिबेट देखते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि कोई पार्टिसिपेंट आया और एकदम टेबल ठोक के कोई गलत बात भी बोल देगा कि देश में 700 करोड़ लोग हैं, तो एकदम से यकीन हो जाता था कि 700 करोड़ ही होंगे। तो वो मुफ्ती साहब अगर थोड़ा सा और लिबरल पर्सपेक्टिव से बात करते, थोड़ा सा और ओपन माइंडेड के साथ बात करते। उन्होंने जैसे कहा कि टेस्ट ले रहा है हमारा भगवान। अब ये टेस्ट वाली बात तो सिर्फ एक ही रिलीजन पे लागू होती है, बाकी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करती है बात। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक अगर चर्चा होती तो इसका कुछ नतीजा निकलता, या इसका नतीजा ना भी निकलता तो एक मीनिंगफुल और फ्रूटफुल डिस्कशन होता, डिबेट होती। वो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट थी जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जावेद साहब इतने प्रिपेयर नहीं थे। और जाहिर सी बात है यार, 80 साल का आदमी है, ज़िंदगी भर उसने रैशनैलिटी की बात की है, और ज़िंदगी भर इस बात को वो रिप्रेजेंट करते रहे हैं कि ईश्वर नहीं होता। आस्तिक पॉइंट ऑफ व्यू को वो जितना समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद, हैविंग सेड दैट, जावेद अख्तर भी एथिज़म के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हो सकते ना। एथिज़म और गॉड की एग्जिस्टेंस ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसके लिए एक स्कॉलर का होना ज़रूरी है, और जावेद साहब हमारी तरह एक आम आदमी हैं। उनके भी जो तजुर्बे हैं उन्हीं की बुनियाद पे वो बात कर रहे हैं, कोई एकेडमिक बात वो नहीं कर सकते हैं, और उनसे उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जावेद साहब ने बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट किया। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी कमज़ोर थे या दबे हुए थे। हाँ, मुफ्ती साहब ज़रूर, मुझे उनसे मैं इतना खुश नहीं हूँ, क्योंकि डिबेट का स्तर वो नहीं होता जो वो कर रहे थे। तो जैसे अभी आपने बात की, तो आपका इस पे क्या टेक है? ईश्वर होता है, नहीं होता, क्या लगता है आपको? यार, ये टॉपिक इतना बड़ा है ना कि ईश्वर होता है या नहीं होता, मैं बहुत ही अबोध हूँ, और इतनी जानकारी मुझे नहीं है कि मैं इस पर एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुँच जाऊँ। लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा जो दुनिया को देखने का नज़रिया है, वो अमूल्य भाई ये है कि पिछले 10-12 हज़ार 15 हज़ार सालों से इंसान इस धरती पे है। अपनी चेतना को उसे जागृत किए हुए मुश्किल से 4-5 हज़ार साल हुए हैं। इन 4-5 हज़ार सालों में हम लोग एक बात डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं कि हम पैदा होते हैं और सिर्फ मर जाते हैं। क्या बात। अब जैसे कि इस पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, यहाँ पर शाहरुख खान आ जाए और ये कोई चाय का कप हमें दे के चला जाए,
अब आपकी ऑडियंस सोचेगी शाहरुख खान सिर्फ चाय तो देने नहीं आएगा, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होगा, कुछ कहानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बन जाएंगी, शाहरुख खान कोई फिल्म प्रमोशन करने तो नहीं आया, कुछ भी हो सकता है। तो इंसान बस यही नहीं समझ पा रहा है कि ये इतना ही इनसिग्निफिकेंट है, बस इतना ही है कि पैदा हुए और मर गए, ये उसको पच नहीं रही बात। तो उसने आगे की भी पीछे की भी कहानियां बना ली हैं कि हम मरेंगे तो ये होगा, हम जब जन्म नहीं लिए थे तो हमारे साथ ये हो रहा था। तो इन्हीं सब चक्करों में भगवान की परिकल्पना भी आई हमारे साथ, एक सहारा भी देता है कि चलो हम जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम जो गरीब को खाना खिला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें अगले जन्म में इसका इनाम मिलेगा, या वो जो हम पे जुल्म कर रहा है वो आदमी, उसको भगवान सज़ा भी देगा। तो ये सब दिल को तसल्ली देने के लिए वो गालिब का शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो मैं तो अपने दिल को खुश रखने का ही ख्याल मानता हूँ ईश्वर की परिकल्पना को, और मुझे नहीं लगता कि इसके अतिरिक्त कोई बहुत इंटरफेरेंस है किसी और का। अगर फ्री विल है तो हम फ्री विल से अपनी ज़िंदगी जिए, अपने मॉरल्स पे जिए, अपने नैतिकता पे जिए, और फ्री विल नहीं है तो फिर चलते रहें पानी के साथ जहाँ भी चलें। तो यार इतना निराशावाद क्यों है तुम्हारे ये तो सबसे आशावादी बात है, सबसे आशावादी बात है कि आप अपने ज़िंदगी के 70 साल को देखो, 70 साल में ही सारे मीनिंग निकालो। नहीं, आपने जैसे एक बात बोली कि आए हैं, जिएंगे, मर जाएंगे और फिर बाकी चीज़ें छोड़ दें, सो ये क्या मतलब आपका? तो जीने मरने के अलावा और क्या है? नहीं, बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप 70 साल जो जिएंगे, हाँ, इन्हीं 70 सालों में मीनिंग खोजिए, इन्हीं 70 साल को एक हसीन सफ़र बनाइए। इसके आगे का सोचेंगे तो परेशान होंगे, इसके पीछे का सोचेंगे तो परेशान होंगे। मैं तो आशावादी बात कर रहा हूँ भाई। चलिए ठीक है। आपने अभी संतों जैसी बातें करी। अरे नहीं, अरे बिल्कुल सर, आपने करी, और इस वक्त भारत में संतों की लहर आई हुई है। अच्छा। प्रेमानंद जी महाराज हैं, पूकी बाबा हैं, और इस तरीके के और भी लोग हैं। सो बहुत से लोगों की बातें अच्छी भी लगती हैं, बहुत से लोगों की बातों से लोग नाराज़ भी होते हैं। सो आप इनको कैसे देखते हैं? क्या है, मतलब इनमें कुछ दम है इनकी बातों में या नहीं? अरे देखिए, होता क्या है कि जितने दुखदाई कंडीशंस में आप रहेंगे, उतनी ही ज़रूरत महसूस होती है आपको किसी आशा की। क्या बात जितना गहरे आप डूबते हैं, एक दिन का ही बहुत होता है सहारे के लिए ना, एक दिख जाता है तो उम्मीद जाग जाती है। तो जिस समाज में बहुत पिछड़ापन है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत प्रगति नहीं है, बहुत विकास नहीं है, वहाँ पर धर्म गुरुओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक चमत्कार की उम्मीद दिखाते हैं कि तुम्हारी गरीबी है तो तुम्हें दूर करने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है। सरकार तुम पे जुल्म कर रही है वो मैटर नहीं करता, तुम बस वीरवार को पीला कपड़ा पहन लो। तो गरीब सोचता है कि इतना आसान है तो निकल लेते हैं, अगले जन्म में कंपनसेशन मिलेगा आपको। ये सब बातें बहुत ही क्या कहते हैं, दिल को तसल्ली देने वाली बातें और हो रही हैं। और भारत में इस पिछले कुछ 10 सालों में इनका प्रभाव बिल्कुल जाहिर सा पड़ा है। और कुछ बाबाओं का आपने जैसे नाम भी लिया, तो मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सबकी आस्था का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आज के डेट में सफल बाबा आपको लगता है कि धर्मगुरु ये सफल हैं, वो एक चीज़ आप उन ध्यान दीजिए कि वो स्टेटस को मेंटेन करने की बात करते हैं। जैसा समाज चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। आप पत्नी को घर में ही बिठा के रखें, माता पिता को सुबह उठ के 6 बजे पैर छू लें, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। ये सब बातें अगर जो भी करेगा वो सफल होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस बदलाव की तरफ, इंडियंस ही क्या, मेजॉरिटी ऑफ पीपल बदलाव नहीं चाहते हैं अपने जीवन में। चेंज बहुत मुश्किल होता है। तो जो स्टेटस को मेंटेन करने की बात कर दे उनके लिए, तो उनके लिए तो वही संत है, वही हीरा है। तो मैं नहीं मानता कि इनकी कोई बहुत, मेरी नज़र में एटलीस्ट कोई अहमियत है। ये तो बस ये है कि लोग अपने दुख लेके जाते हैं, सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे तो फ़ौरन तौर पे इनको एक उपाय मिल जाएगा, उनको एक सुख मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा। तो आप बोलते हैं कि माता पिता के पैर छूना अच्छी बात नहीं है? माता पिता के पैर छूना अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ माता पिता के मैं पैर नहीं छूता और बाकी सारे काम करता हूँ तो उससे मेरा सब किया हुआ यूजलेस नहीं हो जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो सुविधा लगे, आपको अपने पिता से मोहब्बत इजहार करने का तरीका है गले लगाना, तो पैर छूना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए गले लगाना। आप अगर अपनी माता का इलाज करवा दें तो बड़ा पुण्य है, बजाय इसके कि आप दिन भर उनके पैर दबाते रहें इससे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपना अक्ल का भी इख्तियार होना चाहिए, मुदाखलत होनी चाहिए आपके किसी भी नैतिक दैनिक क्रिया में। ठीक है। तो बालमोहन पांडे, आप एक शायर हैं और शायरी के हवाले से भी बात होगी
क्या होता है एक शेर कहने का प्रोसेस क्या होता है, और आपने अपना पहला शेर जब कहा था तो आपकी उम्र क्या थी, और क्या थॉट था वो कैसे आया था आपके पास, और जब आपने पहला शेर कहा था तब से और अब जब आपने दुबई का मुशायरा पढ़ लिया, ये जो दूरी आपने इतनी तय करी है, इसके इसके बारे में ज़रा बताएं, कुछ बात करें। मैंने पहला शेर कब कहा ये तो अब मुझे भी याद नहीं है, अगर आप ईमानदारी से पूछेंगे तो। और पहला शेर मैंने ये सोच के नहीं कहा था कि ये कोई शेर है। नहीं, कहानी बना दो, आप बना देते हैं, पहले शेर की कहानी बना दो कुछ। नहीं कहानी बनाने से कुछ होगा नहीं। कहानी तो मैं बना सकता हूँ कि बड़ा दुखदाई मंजर था, मैं अपनी माशूक को ट्रेन में बिठा कर आ रहा था, गरीबी के दिन थे। लेकिन वो सब का कोई मतलब नहीं। देखिए, शायरी मेरे लिए खुद को एक्सप्रेस करने का जरिया कम है, खुद को डिस्कवर करने का अमल ज़्यादा है। क्या बात है। मैं लिख लिख के खुद के बारे में जानता हूँ। अगर मैं शेर नहीं कहूँगा तो अपने बारे में नहीं जान पाऊँगा। मैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करना तो बड़ी दूर की बात है, मैं अपने बारे में सोच भी नहीं पाऊँगा अगर मैं शेर ना कहूँ तो शायरी की शुरुआत तब हुई कि जब मुझे लगा कि सबकी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, सबकी एक अपनी ज़िंदगी, अपना एक व्यक्तित्व, अपना एक सोचने का नज़रिया होना चाहिए। वो मेरा क्या है, तो वो शायद शायरी के थ्रू हुआ। और उसका बहुत अहम रोल रहा कि टीवी पे मुशायरे आते थे, राहत इंदौरी साहब आते थे, वसीम बरेलवी साहब आते थे। इन सब को देख के एक जिज्ञासा होती थी कि ये आर्ट फॉर्म बहुत अट्रैक्टिव है मेरे लिए, शब्दों का, क्योंकि मुझे पढ़ने का थोड़ा शौक था, तो मुझे लगता था कि इन शब्दों का मैं भी इस्तेमाल करके कुछ तो करना चाहता हूँ। तो वो धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया बनती गई और तकरीबन 6-7 साल हो गए शेर कहते हुए, और जहाँ तक ईश्वर ने चाहा हम पहुँचे। फिर आपने ईश्वर का जिक्र किया तो आपने फ़िलोसफी भी अच्छी खासी पढ़ी है, तो मैं ये समझना चाहूँगा, अभी एक शब्द आया था बीच में, कंटीजेंसी। हाँ क्या मतलब है इसके? पूरे भारत में इस पे एक चर्चा चल रही है कंटीजेंसी का असली अर्थ क्या है? बालमोहन पांडे बताया। मैंने तो एक किसी का जोक पढ़ा, एक हमारी दोस्त है, उन्होंने एक जोक लिखा था कि खुशी इस बात की है बस इस डिबेट पे कि मुझे भी उन्हीं लफ्ज़ों का मतलब नहीं पता था जिसका जावेद साहब को नहीं पता था। तो जिसका जावेद साहब को ही नहीं मतलब पता, उसका तो मुझे क्या ही पता होगा। लेकिन कंटिंजेंसी का एक आम सा मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है तो वो सिर्फ नहीं भी हो सकती थी, हो भी सकती थी, उसकी कई वजह होती हैं, वो किसी और पे निर्भर है। जैसे आपका होना आपके माँ बाप पे निर्भर है, उनका होना उनके माँ बाप पे निर्भर था, ऐसे ऐसे करके। तो ये है कंटिंजेंसी। और तो मैं फिलॉसफी का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं एकेडमिकली नहीं पढ़ा हुआ, तो मुझे इसमें माफ़ करें आप कि इसमें और खोद के ना पूछें। अच्छा बालमोहन भाई, जितना मैं आपको जानता हूँ जी, हाँ, बहुत इमोशनल आदमी हैं और इमोशनली अवेयर भी हैं। सो पहली बात तो ये कि क्या मैं ठीक हूँ इस जगह पर, और दूसरा ये कि ऐसे शेर कहते हैं आप कि मैं अगर अपनी खुशी से एक दिन भी काट लूँ आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा क्या। फिर अगला ही शेर आपका आता है कि वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, मेरी दुनिया नहीं, एक शजर कटने से वन वीरान हो जाएगा क्या। सो दोनों शेरों में, एक शेर में तो आप इतना डिप्रेसिंग बात कर रहे हैं, दूसरे शेर में शायद उससे उभर कर एक तरीके से बाहर आके अपने आप को खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या पर्सनैलिटी है आपकी, तो थोड़ा इधर बात करें। ये दरअसल शेरों के साथ होता क्या है कि अगर आप जिसने शेर कहा है उसी से उसकी व्याख्या पूछेंगे तो बड़ा नाइंसाफ़ी होती है। नहीं, मैं शेर की व्याख्या नहीं पूछना चाह रहा, मैं बस आपका चरित्र जानना चाह रहा हूँ। मेरा चरित्र तो ठीक ठाक ही है जितना लोग कहते हैं, लेकिन लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। पहला सवाल जो आपका था इमोशनली अवेयर होना या इमोशनल होना, मुझे लगता है कि कोई भी आर्ट फॉर्म परस्यू करने के लिए एक नेसेसिटी एलिमेंट है आपका सेंसिटिव होना, एम्पैथेटिक होना। आप चीज़ों को ज़्यादा महसूस कर पाएंगे तभी आप उनके बारे में लिख पाएंगे। जी, ऐसा ही है। क्योंकि अपने अंदर भरना, अपने सेंसेस में पोर पोर तक भरना, उसी को सेंसिटिविटी कहते हैं जी। और मुझे ये लगता है, और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मैं एक सेंसिटिव और इमोशनल इंसान हूँ। मुझे शायद दूसरों से ज़्यादा महसूस होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी इमोशन का। तो ये बात तो आपकी ठीक है कि मैं इमोशनली अवेलेबल इंसान हूँ और सेंसिटिव इंसान हूँ। और दूसरी बात जो आपने शेरों पे बात की है, तो ये मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि अपने शेरों पे मैं बहुत ज़्यादा मैंने गौर नहीं किया। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आशावादी अगर आपको इसमें दिखती है, तो मैंने पहले ही कहा था मैं तो आशावादी हूँ, मैं तो लाइफ से मीनिंग ढूंढना चाहता हूँ। लेकिन मैं इन सब के अतिरिक्त ना मैं आशावादी हूँ ना मैं निराशावादी हूँ, मैं रियलिस्टिक होने की कोशिश करता हूँ। आपके लिए शायरी क्या है? मतलब शायरी को आप
आपके जीवन का जो इतना बड़ा हिस्सा है, ये आप इतना पॉपुलर भी हुए, इसकी वजह से इसने एक आपको अलग, क्या नाम है, पहचान दी है, लोग जानते हैं आपको शायरी से। तो शायरी का क्या इन्फ्लुएंस है आपकी ज़िंदगी में, या फिर ऐसे शायर जो हैं जिनका इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी मैं में? तो बहुत खुशकिस्मत हूँ यार कि मैं शायर हूँ। अगर मैं शेर नहीं कहता तो मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत बेचैन भटक रहा होता कहीं, या बहुत कुंठित हो गया होता। एक होता है ना, एग्जॉशन मिल जाता है आपको, अब खुद से निकलने का एक रास्ता, एक स्केप रूम। क्योंकि शायरी, जैसा मैंने अभी कहा, कि खुद को डिस्कवर करने का अमल है। अपने अंदर इतने थॉट्स चलते हैं, इतने इमोशंस चलते हैं, अगर आप उनको आर्टिकुलेट कर पाते हैं तो मैं तो हैरान होता हूँ। मैं तो सोचता हूँ अक्सर कि जो लोग ये नहीं कर पाते वो कहाँ अपना सुकून खोजते होंगे, वो किन चीज़ों में जाके नशा ही करेंगे, वो डांस ही करेंगे, वो मटेरियल चीज़ों में अपना आप को खोजेंगे, अपनी रियल मीनिंग को खोजेंगे। और वो मैं बैठे बैठे अपने शेरों के साथ, अपने लफ्ज़ों के साथ, अपने ख़यालों के साथ ये कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए तो बहुत खुशकिस्मत की बात है कि मैं शायर हूँ, और शायरी का बहुत अहम रोल है मेरी ज़िंदगी में। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि शायरी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा है एज इन कि 80 to 90% मेरी ज़िंदगी का हिस्सा शायरी है। इसके अलावा जो चीज़ें घटती हैं, नौकरी होती है, प्रमोशन होता है, कोई गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, ये करते हैं, इनको मैं बस 10% जितना महत्व देता हूँ, जो मुझे एक गाड़ी में पेट्रोल की तरह चाहिए बस चलाने के लिए। उसके आगे का सफ़र सिर्फ शायरी का है, और मैं ज़िंदगी भर ये करना चाहता हूँ। बालमोहन पांडे, आप ये कैसे जज करते हैं कि कौन सा शेर अच्छा है, एक शेर में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, और कैसे आप यहाँ तक आते हैं कि आपने एक शेर कहा और वो शेर अच्छा है, वो शेर मैं अपनी गज़ल में रखूँगा या काट दूँगा या इस तरीके की? तो आपके हिसाब से एक शेर, अच्छा शेर कैसे होता है? ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पूछें कि अच्छा खाना कैसे होता है, तो सबका अलग अलग टेस्ट है खाने का, है ना। किसी को तीखा पसंद है, किसी को कम मसाले वाला पसंद है, किसी को अलग अलग तरह के स्वाद होते हैं, जिस तरह से वो कंडीशनड होता है। मैं वैसे ही अपनी शायरी को देखता हूँ। जब मैं शायरी कर रहा होता हूँ तो पहली शर्त तो ये है कि वो कोई बनावटी बात नहीं होनी चाहिए जो मेरे व्यक्तित्व के इधर उधर हो। मैं ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ, रियल रहने की कोशिश करता हूँ। तो पहली शर्त तो मेरी वो है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वही व्यक्त हो, जो मैं सोचता हूँ वही व्यक्त हो। और दूसरी चीज़, अच्छी बुरे की चीज़ है वो पढ़ के समझ में आती है। पढ़ के एक टेस्ट डेवलप होता है ना आपका। आप जिस तरह के शेर पसंद करते हैं उसी तरह के शेर कहने की कोशिश करते हैं, और ये मुझे लगता है कि इवॉल्व होता रहता है टाइम के साथ साथ। आपकी समझ भी इवॉल्व होती है, आपका टेस्ट भी बदलता रहता है। शुरुआत में जिन शायरों को आप पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कुछ साल बाद भी उनको पसंद करें। तो मेरा भी वही सफ़र है कि मैं जिनको पसंद करता हूँ आज के डेट में, उनसे सीखता हूँ, उनकी तरह शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और जब मुझे लगता है, मेरी चेतना कहती है कि नहीं ये ठीक बन गया है, तो मैं उस पर मुतमईन हो जाता हूँ। आपके फेवरेट शायर? अब फेवरेट शायर ये भी बड़ा उलझा हुआ सवाल है, क्योंकि इसमें यह है कि मैंने जैसे बोला ना कि हर कदम पे एक अलग अलग फेवरेट था। यूकेजी में पढ़ता है तो एक टीचर होता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो एक टीचर होता है, एमए तक एक टीचर होता है। आज बालमोहन पांडे को अगर 5 शायर बताने हो इस पॉडकास्ट में, मैं आ रहा हूँ उस पर, तो मैं यही कह रहा था कि अलग अलग, जैसे क्लास में अलग अलग टीचर हैं आपके, तो अलग अलग कदमों पे, अलग अलग क्लास में शायरी की अलग अलग फेवरेट टीचर होते हैं, और कोई किसी से कम नहीं होता। जब मैंने आपको बताया कि जब मैंने शायरी शुरू की तो राहत इंदौरी, वसीम बरेलवी, ये लोग मुझे आकर्षित करते थे शायरी की तरफ। तो इनका कम एहसान नहीं है, इनका भी उतना ही एहसान है जितना अहमद फराज का एहसान है मोहब्बत पर। और मुझे ये लोग पसंद है, अहमद फराज पसंद है, इरफान सिद्दीकी पसंद है। फिर मैंने मिर्ज़ा गालिब तक पहुंचा, तो मिर्ज़ा गालिब तो भाई माउंट एवरेस्ट कहा जाता है उन्हें शायरी का। मीर तकी मीर हैं, दाग दहलवी हैं, मुस्तर खैराबादी हैं, रियाज़ खैराबादी हैं, मोमिन हैं, ज़ौक़ हैं, और बहुत सारे शायर हैं यार, काउंटलेस शायर हैं जो इतने सदियों के एवोल्यूशन के बाद हम तक पहुँचे हैं। नासिर काज़मी हैं, फ़िराक गोरखपुरी हैं, अल्लामा इकबाल हैं, और जमाल एहसानी हैं, अहमद मुश्ताक हैं, ज़फ़र इकबाल हैं, परवीन शाकिर हैं, है ना। और इधर आ जाते हैं आप तो अहमद कमाल परवाज़ी का भी रंग मुझे अच्छा लगता है। मुझे बशीर बद्र भी बहुत पसंद हैं, मुझे शारिक कैफ़ी बहुत पसंद हैं। शारिक कैफ़ी तो, हाँ, शारिक कैफ़ी बहुत अच्छे लगते हैं। फ़रहत एहसास मुझे बहुत पसंद हैं। तो शाहीन अब्बास हैं, और बहुत सारे शायर, शाहिद ज़की मुझे बहुत पसंद है। इनमें से अगर इन शायरों के एक एक दो शेर भी अगर हो जाएं तो
मैंने तो सबका ही नाम ले लिया तो ना इससे फिर भी 2-3 शेर अगर। मैं आपको अपने पसंद के कुछ शायरों के शेर सुना देता हूँ। स्वागत है। इरफान सिद्दीकी सबसे पहले मेरे जहन में नाम आता है। उनके बहुत सारे शेर हैं जो मुझे पसंद है कि उसने क्या देखा कि हर सहरा चमन लगने लगा, कितना सुंदर अपना मन अपना बदन लगने लगा, वाह। हम बड़े अहले खिरत बनते थे ये क्या हो गया, हाँ। अक्ल का हर मशवरा दीवानापन लगने लगा। क्या बात है। या इन्हीं के वो शेर हैं कि एक जरा खम हो के मैं पेशे सितमगर बच गया, हाँ। मेरी पगड़ी गिर गई लेकिन मेरा सर बच गया, क्या अच्छा। जिंदा रहने की खुशी किस लाश से मिलकर मनाऊं, जिंदा रहने की खुशी किस लाश से मिलकर मनाऊं, किस खंडर को जाके मुजदा दूं, मेरा घर बच गया। हाय हाय हाय, क्या अच्छा शेर है यार। जिंदगी का मोल वो भी इससे कम क्या मांगते, मैं भी अपने दुश्मनों को जान देकर बच गया। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है यार इरफान सिद्दीकी। इरफान सिद्दीकी बहुत कमाल हैं। मुझे अहमद फराज बहुत पसंद हैं। तो ऑफ कोर्स सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। जो हमने अभी बात की ना कि एक शायर के अंदर सोशली अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है अहमद फराज। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। क्या अच्छा। एक मुझे इनका अहमद फराज से मुतालिक एक वाक़या याद आता है। हाँ। अख्तर उस्मान सुनाते हैं। अख्तर उस्मान पाकिस्तान के बहुत अच्छे शायर हैं और अहमद फराज के साथ उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती भी रही अपने ज़माने में। तो वो बताते हैं कि एक लड़का उनसे गज़ल ठीक करवाने आता था अख्तर उस्मान से। तो वो सबकी गज़लें ठीक करते थे, उस्ताद शायरों में से एक माने जाते थे। तो वो लड़का हर गज़ल अपने गज़ल के हर शेर में फराज लफ्ज़ लिख के लाता था। फराज, ये फराज, वो फराज, मतलब मिसरा ख़त्म हो फराज, मिसरा ख़त्म हो फराज। तो अख्तर उस्मान ने पूछा कि बेटा तू ये क्यों करता है? तो उसने कहा कि गज़ल में फराज तो आता ही है। तो मतलब फराज की मकबूलियत का ये आलम था कि गज़ल की ही वो मिसाल बन गए थे, गज़ल का ही प्रतीक बन गए थे अहमद फराज। तो उनको जितनी शोहरतें मिली वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। और कितनी मोहब्बतें तुझे चाहिए फराज, और तुझको चाहिए कितनी मोहब्बतें फराज, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया, क्या उसने सुकूत शब में भी अपना पयाम रख दिया, हिज्र की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया, उसने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। क्या अहमद फराज बहुत कमाल के शायर हैं। और कोई शेर थे तो अहमद फराज के तो बहुत सारे शेर हैं यार। अहमद फराज का, नासिर काज़मी का आपने जिक्र किया आपने। नासिर काज़मी भी मुझे बहुत पसंद है। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। क्या बात है। या इनका वो शेर है कि कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो पत्थर ही ले चलें। तो नासिर काज़मी एक ऐसे शायर हैं ना जिनकी परिकल्पना आप ऐसे कीजिए कि किसी तालाब पे, किसी स्विमिंग पूल में आप वो जो बैलून होता है, वाटर बैलून, उस पर लेट के आप एकदम मज़े से दोपहरी की धूप ले रहे हैं सर्दियों में, और फिर इनके शेर गुनगुनाइए तो अलग लुत्फ़ देते हैं। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए, हम और आप तो बोझ हैं ज़मीन का, ज़मीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। तो नासिर काज़मी मुझे बेहद पसंद है। वैसे ही जमाल एहसानी भी पसंद है कि उसे एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं, यहाँ भी चंद मुसाफिर उतरने वाले थे। कमाल का शेर है। हाँ, ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। ये सोच कर नहीं कोई जहान का मालिक, ये सोच कर नहीं कोई जहान का मालिक, कभी कभी मेरी नीयत ख़राब होती है। बहुत अच्छा है, कमाल है। जमाल एहसानी भी मुझे बहुत पसंद है। जॉन एलिया मुझे बहुत पसंद। ऐसा क्यों होता है कि जब शायरी की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंस दिखता है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी शायरी का, और इस तरीके का हमारे यहाँ का भी शायरी है, अच्छा खासा हिसाब किताब है, अच्छे खासे लोग हैं इधर शायरी में, ये बड़े लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डोमिनेंस में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की शायरी कुछ अलग शायरी है जब हम उन्हें सुनते हैं। तो ये बात बड़े भारी मन के साथ मैं भी कबूल करूँगा आपकी बात। मैं समझ रहा हूँ कि वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। इसकी एक वजह मुझे ऐसा लगता है ना कि हिंदुस्तान में बहुत वैरायटी है, बहुत डाइवर्सिटी है। कि यहाँ पर अगर आपको कविता करनी है, शायरी करनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप कवि सम्मेलन भी कर सकते हो, है ना, आप अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप कर सकते हो। वहाँ पर हार्डली 2 या 3 लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर पोइट्री वो लोग करते हैं, और सबका एक ही पैटर्न है कि गज़ल
प्रोमिनेंट है सबके यहाँ, है ना। गज़ल या नज़्म, दो ही चीज़ें प्रोमिनेंट है। यहाँ पर है कि छंद भी हैं, दोहे भी हैं, सेवैयाँ भी हैं, वीरस की अलग कविताएं भी हैं, और गज़ल एक छोटा सा हिस्सा है। तो इसमें पूरी एनर्जी सिर्फ गज़ल पे नहीं जा रही है, इसमें पूरी एनर्जी बिखरी हुई है। तो यहाँ पर कविताएं बहुत अच्छी अच्छी, गीत बहुत अच्छे लिखे गए हैं ना, यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन अब वहाँ पर क्या है कि एक ही जगह आपकी एनर्जी पूरी इन्वेस्टेड है। यूथ में मुशायरे होते हैं, कॉलेजेस में मुशायरे होते हैं, उनके यहाँ कल्चर ही एक ही चीज़ है बस उनके पास ऑप्शन। अगर उनको कल्चरल कोई इवेंट कराना है तो एक मुशायरा हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी पूरी ताकत ही एक आर्ट फॉर्म पे लगी हुई है, तो इसलिए वो बेहतर वहाँ पर कर देते हैं। पाकिस्तान में कोई यंग शायर आपका खास दोस्त है कोई इस तरीके का? मेरे दोस्त तो नहीं है उधर पाकिस्तान में, मैं ईमानदारी की बात बताऊं। यंग शायरों में तो और भी नहीं है। शाहिद ज़की साहब हैं जिनसे मेरी बात होती है और जो मुझे बहुत पसंद भी हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि वहाँ के कुछ सीनियर शायर हैं जिनसे कभी इधर उधर सोशल मीडिया के थ्रू रब्ता रहता है। बाकी मेरी उधर किसी से दोस्ती नहीं है। ओके, तो आपने अपने फेवरेट शायर बताए। अभी यंग शायरों में ऐसा क्या हो रहा है कि आजकल लोगों का मुशायरों से मोह भंग हो रहा है। अब लोग मुशायरे में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। जो खासकर यंग शायर जो हैं वो अपने शोज़ डाल रहे हैं, अपनी क्या नाम है, टिकटें बेच रहे हैं। एक नया कल्चर स्टार्ट हो रहा है। सो क्या हम आने वाले टाइम में बालमोहन पांडे को भी अपना एक शो देख सकते हैं करते हुए? नहीं, देखिए मैं आपसे यहाँ पर सहमत नहीं हूँ कि यंग शायरों का मुशायरों से मोह भंग हो रहा है। मुशायरा इतनी पुरानी चीज़ है हमारे पास, इतना कल्चरल धरोहर है कि ऐसे मोह भंग या ख़त्म नहीं हो पाएगा। मुशायरों के प्रारूप, एक नई डायरेक्शन मिली है, लोग अब उधर मुशायरों के प्रारूप बदल रहे हैं। मुशायरा मतलब क्या है कि जहाँ शायर इकट्ठा हों, शेर सुनाएं, और वो चाहे एक कमरे के अंदर सुनाएं, एक ऑडिटोरियम के अंदर सुनाएं, या एक ओपन मैदान के अंदर सुनाएं। शायरी सुनाते हैं, माइक होता है और ऑडियंस सामने होती है। हाँ, मुशायरों के प्रारूप बदल रहे हैं, और किस चीज़ के नहीं बदल रहे हैं? फिल्मों के बदल रहे हैं प्रारूप, गाड़ियों के प्रारूप बदल रहे हैं, हमारे बातचीत करने के तरीकों के प्रारूप बदल रहे हैं, तो मुशायरों के भी बदल रहे हैं। तो क्या बड़ी बात है? नहीं, तो ये बदलाव अच्छा है बुरा है क्या है? अच्छा बुरा क्या होता है? बदलाव बहुत अच्छी चीज़ है, बदलाव होना ही चाहिए। जो नहीं बदलेगा वो महकने लगेगा। तालाब का पानी महकने लगता है अगर नहीं बहे तो, नहीं बदला जाए तो बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इसमें नई इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, नए लोगों का, नए मीडियम्स का आना बहुत ज़रूरी है। बुरा शायर बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, और अच्छा शायर जो है उसके माली हालत उस बुरे शायर की अपेक्षा कम है। तो वो कहीं ना कहीं ये नहीं सोचता कि क्या मैं क्यों ये बोझा ढो के चल रहा हूँ, और तब से इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अच्छी शायरी कर रहा हूँ, और जब मेरा गुजारा दूसरे तरीक़ों से बेहतर हो सकता है तो मैं ये क्यों ना करूं? अब देखिए अमूल्य भाई, इसमें ना दो बातें हैं। एक तो ये है कि कोई भी किसी की सफलता किसी एक पैमाने पर नहीं टिकी होती। ओके, कि अच्छी शायरी करूंगा तो मुझे सफल होना चाहिए, ये बहुत ही घटिया एनालिसिस है इस चीज़ का। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत लॉजिकल बात नहीं है। आप सफल होते हैं 10-12 चीज़ों पे। आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका फ्लो कैसा है, आप बात कैसे करते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, आप खुद को मार्केटिंग कैसे करते हैं, और शायरी कैसी करते हैं। अब मान लीजिए इन 10-12 चीज़ों में एक ख़राब शायर के पास अगर सिर्फ शायरी नहीं है और बाकी 9 चीज़ें हैं, और एक अच्छा शायर जिसके पास शायरी है और बाकी 9 चीज़ें नहीं हैं, तो उसमें सफल होने के ज़्यादा चांसेस बुरे शायर के हैं कि अच्छे शायर के हैं? बुरे शायर के, क्योंकि उसने बाकी 9 चीज़ों पर मेहनत की है भाई। जो अच्छे शायर हैं, जो नाकाम हैं, उनकी आप वजह खोज सकते हैं कि वो क्यों नाकाम हैं। उनके आपको पता चलेगा कि वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, ऑडियंस से इंगेज नहीं कर पाते हैं। आप स्टेज पर जाते हैं तो आपका एक ही काम है कि आप ऑडियंस जो आई है आपको सुनने, उसको एंटरटेन करें आप जब तक माइक पे हैं। तो अगर आपकी ये प्रायोरिटी नहीं है कि मुझे इसको एंटरटेन करना है, और वहीं उसके पास शायरी नहीं है लेकिन वो इस कला में माहिर है कि वो एंटरटेन कर लेगा, ऑडियंस को रोक लेगा, तो ऑडियंस उसी को सुनेगी ना। हम तो इंटरेस्टिंग चमकती हुई चीज़ के पीछे जाते हैं, तो इसमें तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ऐसा होता है कि ना कई बार के आप सब कर लें और शाम को जब घर जाएं, रात को लेटें, तो एक थॉट आता है दिमाग में कि नहीं यार ये वाली कमी नहीं हुई पूरी। मैंने एक किताब पढ़ी थी सेपियंस हरारी की, उसमें उनका आकलन ये है कि जो इंसान खुश रहता है, अगर उसकी प्रवृत्ति खुश रहने की है, तो वो जीवन भर खुश रहेगा, चाहे उसका एक पैर भी कट जाए,
उसके बीवी बच्चे मर जाएं, उसका घर उजड़ जाए, हो सकता है कि एक टेम्पररी टर्बुलेंस आ जाए उसके जीवन में, थोड़ा सा निराशा आ जाए, थोड़ा सा होपलेसनेस आ जाए, लेकिन वो फिर एक वक्त के बाद अपने आप को उसी स्तर पे ले आएगा, खुश रहने लगेगा। उसको झोपड़ी में भी रख देंगे तो खुश रहेगा। और एक व्यक्ति, अगर कोई उदास व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा निराशावादी है, तो उसको अगर आप एक लॉटरी, 1 करोड़ की लॉटरी भी लगा दें, रोज़ लगा दें, तब भी वो उसी निराशा के स्तर पर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंसान की प्रवृत्ति या तो होश होने की होती ही है या निराशा होने की होती ही है। समझ रहे हैं आप? तो अब मेरी प्रवृत्ति की बात है तो उसमें यही इसमें एक सत्य है कि मुझे ऐसा लगता है कि गाजर हमेशा 1 फुट दूरी लगा रहता है हमसे, कि ये पालेंगे तो खुश हो जाएंगे, अगला 1 कदम ये बढ़ा लेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये, और हम जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा महसूस कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी प्रवृत्ति कभी खुश होने की नहीं हो सकती है। तो ये कामना ही व्यर्थ है कि मैं कभी ज़िंदगी में खुशी का पीछा करूं, मैं खुश होने की कोशिश करूं। मेरी जो प्रवृत्ति है, मैं उसी प्रवृत्ति में रहकर आनंदित रहना चाहता हूँ। आपने जैसे सवालों के जवाब दिए, इससे ये तो मालूम होता है कि आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। सो क्या लगता है, 5-6 किताबें भी अगर अपने चाहने वालों को, ये सुनने वालों को अगर आप रिकमेंड करें, 5 बुक्स कोई ऐसी? अब ये किताबें भी रिकमेंड करना ना बड़ा ख़तरनाक काम होता है कि आप खाना रिकमेंड कीजिए मेरे लिए। तो खाना में आपका टेस्ट क्या है भाई, आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं, किस तरह का नहीं करते हैं? नहीं, फिर भी जैसे शायद, तो बहरहाल मैं 5 किताबें आपको बता देता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप ऑफ द माइंड मेरे जहन में आती हैं। एक, अभी फिलॉसफी की बात हम लोग कर रहे थे, तो एक किताब है कॉन्सोलेशन ऑफ फिलॉसफी। वो किताब बहुत अच्छी है इस सेंस में कि जैसा उसका नाम है कॉन्सोलेशन ऑफ फिलॉसफी, वो सांत्वना देती है आपको फिलॉसफी की भाषा में। उसके 6-7 चैप्टर हैं, पॉपुलैरिटी, मनी, फेम, ऐसे करके। तो उसमें है कि अगर आप पॉपुलर नहीं हुए तो आपको फिलॉसफी की लैंग्वेज में सांत्वना मिलती है कि इट्स ओके नॉट टू बी पॉपुलर। क्या? तो वो मुझे किताब बहुत अच्छी लगती है और वो मैं जब भी वक्त मिलता है उसको पढ़ता हूँ। दूसरी किताब एक मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, फिक्शनल किताब है, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ऑस्कर वाइल्ड की नॉवल है और बहुत शानदार है। मतलब सबको ही पढ़नी चाहिए, स्पेशली जो आर्टिस्ट हैं हम जैसे, उनको तो पढ़नी ही चाहिए। उसमें वो बताते हैं कि आर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, आर्ट क्रिएट करने में क्या क्या लगता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ये पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप नॉन फिक्शन में बात करें तो बैड साइंस करके एक किताब है। वो किताब इतनी इंटरेस्टिंग है कि उसमें साइंस के इर्द गिर्द जो मिथ चलते हैं कि स्किन केयर करना चाहिए, मॉइस्चराइज़र लगाएं, मॉइस्चराइज़र के बिना आपका जीवन व्यर्थ है। तो उसमें बताता है कि मॉइस्चराइज़र की कोई रोल नहीं है, चारकोल चेहरे पे लगाने से कुछ नहीं होता है। डिटॉक्स कल्चर जो इतना फैला हुआ है ना, जो पार्लर खोल के बैठे हुए हैं, हाँ। तो उसके पीछे की वो साइंस डिबंक करते हैं कि नहीं भाई, कुछ नहीं होता है इन सब करने से। तो बैड साइंस तो सबको ही पढ़नी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास जो मार्केट बनाई जा रही है, सिर्फ मार्केट आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं। एक अगर ह्यूमरस वे में देखा जाए तो मुझे वैसे ह्यूमर की किताबें भी बहुत अच्छी लगती हैं। उसमें एक अभी मैंने रिसेंटली एक बहुत पतली सी बुकलेट पढ़ी, द आंसर इज़ नो बाय फ्रेडरिक बैकमैन। वो फ्रेडरिक बैकमैन इज़ मार्वेलस राइटर। उनकी जो भी किताब आपको मिले आपको पढ़नी चाहिए। स्टार्ट विद द आंसर इज़ नो, बहुत फ़नी किताब है। एंड टॉकिंग अबाउट फ़नी बुक्स, अहमद मुश्ताक यूसुफ़ी की आबे गुम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। हर लाइन में पंच है, हर लाइन में ह्यूमर है, तो वो पढ़िए। एडम डगलस एक राइटर हैं, अगर उनका आपको कुछ भी मिले लिखा हुआ, एक कोट भी मिले तो आप पढ़िए, मिस मत कीजिए। एडम डगलस इज़ वेरी ब्रिलियंट राइटर। जैसे आपने बात की, आपने कुछ राइटर्स के नाम भी लिए, फॉरेन राइटर्स के। मैंने देखा इसमें ज़्यादातर फॉरेन राइटर्स ही हैं, ज़्यादातर क्या सारे फॉरेन राइटर्स ही हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि भारत में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं होती, ऐसी नॉवेल्स क्यों नहीं लिखी जाती? क्या यहाँ पे ऐसा कल्चर स्टार्ट नहीं हो पाएगा कभी? क्यों नहीं हो पाएगा? भारत के भी नॉवेल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली नाम तो नहीं लिया। नहीं, नाम नहीं लिए क्योंकि आपने वो 5-6 किताबें बोली। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि उस स्तर की, तो इट्स ओके, इतना भी प्यार नहीं होना चाहिए कि इतना भी शदीद लगाव नहीं होना चाहिए कि नाम नहीं लिया तो नहीं, मेरा मतलब उससे नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस लेवल की जो भी बुक्स हैं, किताबें हैं, क्या हमारे लोगों के अंदर इतना टैलेंट नहीं है? क्या हमारे लोगों का जो दिमाग है वो इतना विकसित नहीं है? या फिर हम जिस प्रारूप
में रह रहे हैं, वहाँ इसकी गुंजाइश नहीं है। आपने एक ऑप्शन और नहीं पूछा कि ये मेरी जहालत भी हो सकती है, कि मैंने नहीं पढ़ा, ये मेरी कमज़ोरी भी हो सकती है। मैंने इतना हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है टू बी ऑनेस्ट, ओके। क्योंकि मेरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से हुई थी, तो बहुत जल्दी मैं बाहर की किताबें पढ़ने लग गया था। तो एक मेरा जैसे कहा ना, टेस्ट डेवलप हो जाता है। ओके। तो अभी मैंने दीवार में खिड़की रहती है विनोद कुमार शुक्ल जी की पढ़ी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैजिक रियलिज्म के आसपास की वो किताब है। अब लेकिन मैजिक रियलिज्म में मेरे सामने मार्केज खड़े हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि अब मार्केज को मैंने पहले पढ़ लिया है, तो अगर इन दोनों में आप पूछेंगे कि कौन ज़्यादा मुझे प्रभावित किया, तो मुझे वो किया, क्योंकि वो मेरा टेस्ट है। लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि हिंदुस्तान में वो नहीं। हिंदुस्तान तो भाई साहित्य की सबसे बड़ी भूमि है। ज़्यादा सोचने से बचना चाहिए मोहन। हाँ, ख्याली ज़ख्मों की कोई दवा नहीं होती। क्या बात है। ख्याली ज़ख्मों से आपकी क्या मुराद है? ये डिप्रेशन है, क्या है, और इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे हिंदू अध्यात्म में कल जो शब्द है, बीता हुआ कल, आने वाला कल, ये लिया गया है काल से। ओके। काल का मतलब होता है मृत्यु। तो हमारे हिंदू अध्यात्म में ये कहा जाता है कि बीता हुआ कल, बीता हुआ पल और आने वाला कल, आने वाला पल, ये सब काल समान है। जो है वो वर्तमान में है। तो ख्याली ज़ख्म, सोचने की शक्ति ही इंसान को तब मिली जब वो आने वाले कल और बीते हुए कल के बारे में सोचने की क्षमता पैदा कर चुका था। तो मुझे ये लगता है कि सारी समस्याएं जीवन की सिर्फ ख्याली ज़ख्मों ही हैं। आपको डर लगता है तो आपको भविष्य का डर लगता है, आपको चिंता होती है तो भविष्य की चिंता होती है, आपको बुरा लगता है, दुख होता है, तो आपके पास्ट के इंसिडेंट्स, पास्ट के तजर्बे आपको दुखी करते हैं। तो मुझे लगता है कि वर्तमान में आनंद ही आनंद है, और जो बीता हुआ है। फिर आप ये संतों वाली बातें लेके आ गए। आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इतना लगाव क्यों नहीं है? क्यों आप? मैं तो मटेरियलिस्टिक होने की ही बात कर रहा हूँ। मैं नहीं तो कर रहे हो आप, मैं कह तो रहे कह रहा हो हूँ कि वर्तमान में रहो। जो अगर गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाओ, गाड़ी पे ध्यान दो। ये मत सोचो कि वो मुझे छोड़ के गई थी तो मैं बड़ा परेशान हुआ था, छोड़ के गई तो उसको वहीं नहीं, ये बोलना आसान है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? तो मैंने तो वही कहा, ख्याली जख्मों की कोई दवा नहीं होती। उसकी दवा नहीं है ना, मैं ये बात कह रहा हूँ कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। डिप्रेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? डिप्रेशन बहुत अच्छी चीज़ है, सबको होनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ना, पिछले 15-20 सालों से डिप्रेशन जिस हिसाब से यंग लोगों के बीच में हो रहा है, और ख़ासकर जो नए लोग हैं जो 30-35 साल के हैं, 40 साल के हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित वो कर रहा है अपने आप से, उनकी ही चपेट में जा रहे हैं डिप्रेशन की। देखिए, डिप्रेशन लफ्ज़ हो सकता है कि पहले लोगों को ना पता हो, लेकिन इन समस्याओं से वो पहले भी जूझते रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। इसकी वजह ये है कि मैं कोई भी बात को ना एक परिवार के दृष्टिकोण से समझता हूँ। कि एक परिवार है, 15-20 साल पहले का उसको इमेजिन कीजिए। उसके जीवन में एक टीवी है घर में, एक रेडियो है, एक कोई भी एक मटेरियलिस्टिक जो भी सामान्य चीज़ें हैं। तो उस परिवार को एक आशा रहती है कि कार अगर आ जाएगी हमारे घर में तो हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। ये उसके मन में एक नॉर्मल, एक क्या कहते हैं उसका, हायरार्की थी जीवन की, कि बाप ने टीवी ख़रीदा, बेटा लैपटॉप ख़रीदेगा, वगैरह वगैरह। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो उनको भविष्य से बहुत आशाएं थी, है ना। अब हो क्या गया है कि सोशल मीडिया के आने से अबंडेंस की प्रॉब्लम आ गई है। अबंडेंस की पूरी दुनिया एक तरह से एक्सपोज हो गई है आपको, कि कार भी आपके हाथ में आ गई है, आईफोन भी आपके हाथ में आ गया है, लेकिन तब भी वो सुकून नहीं मिला जो आपको लग रहा था कि टीवी के बदले लैपटॉप आ जाएगा तो सुकून हो जाएगा, स्कूटर की जगह कार आ जाएगी तो हमें सुकून मिलेगा। अब वो हाथ में आया नहीं। आपने कार तो खरीद ली, आपने 2 गाड़ियाँ खरीद ली, लेकिन आपके हाथ में वो सुकून नहीं आया। तो इसी सुकून से अवसाद जन्म लेता है। तो अवसाद पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अवसाद का जिक्र होना चाहिए, इसको क्योर करना चाहिए, लेकिन इसका क्योर सिर्फ आपके अंदर है, आपके देखने के दृष्टिकोण में ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप अबंडेंस ऑफ चॉइसेस देंगे किसी को, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप क्या खाएंगे तो आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाएं, है ना। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे, तो आपकी थोड़ा सा सोचने, हाँ बिल्कुल नैरो हो जाएगा उसका, आपका दिमाग की यूटिलिटी। फिर मैं आपको डायरेक्ट ला के ही दे दूँ कॉफ़ी, हो सकता है आपको कॉफ़ी ना पसंद हो, लेकिन आपके लिए एक समस्या निपट गई। तो ये इसी में हर क्षेत्र में हमारे पास अबंडेंस ऑफ चॉइसेस बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, तो आपका कहना है कि चॉइसेस ज़्यादा बड़े हैं, इसकी वजह से शायद ये हाँ, ये चॉइसेस सारी प्रॉब्लम चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें क्लूलेसनेस हो गई है कि हमें समझ ओके। नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता सही है। वो लियाकत अली आसिम का शेर है ना कि मुझे दो राहे पे लाने वालों ने ये ना सोचा, मैं छोड़ दूंगा ये रास्ता भी वो रास्ता भी। क्या बात है, क्या बात है। शायरों में अक्सर ये अवसाद जो आपने बोला ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, खासकर ये इसके कोई वजह होती है, वो ज़्यादा महसूस अपना कर पाते हैं चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों से अटैच होते हैं, कोई पुरानी बात होने लगी होती है। हाँ बिल्कुल, शायर होने की पहली शर्त ही है कि आप सेंसिटिव हों, हसास हों, संवेदनशील हों। तो जो संवेदनशील नहीं है वो शायर नहीं हो सकता। जो संवेदनशील है वो कोई आर्टिस्ट नहीं हो सकता, कोई चित्र नहीं बना सकता है बिना संवेदना के। तो इसकी एक कीमत है कि आपको ज़्यादा हर्ट भी होगा। हाँ। आप खुश भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपके लिए खुशी किसी बहुत बड़े बिल्डिंग के बन जाने पे नहीं है। आपकी खुशी कोई आपको गुलाब का फूल दे देगा तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन वही गुलाब का फूल अगर कोई आपसे तोड़ दे तब आप उदास भी उतने ही हो जाएंगे। किसी और की भले उस पर नज़र जाए ना जाए, लेकिन आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात कर ले तो आप नाराज़ हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, एक आशाहीन हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि शायर महसूस करता है, इसीलिए वो शायरी कर पाता है। और इसकी एक कीमत है, इसका बाय प्रोडक्ट है कि आपको थोड़ा दुख भी झेलना पड़ता है, थोड़ी उदासी भी झेलनी पड़ती है, आपके हिस्से में आती है। तो बालमोहन पांडे उदास हैं, डिप्रेस्ड हैं या नहीं? उदास तो देखिए हैं और मुझे नहीं लगता कि ये उदासी ऐसी उदासी है जो किसी की दवा खाने लेने से ठीक हो जाएगी। ओके। ये उदासी मुझे लगता है कि अब मेरी चिता के साथ ही जाएगी। और ये उदासी नियति है, ये उदासी मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तित्व का हिस्सा है, ये सर के साथ ही जाएगी, सर का हिस्सा है। नहीं तो एक उदास आदमी ब्लाइंड फॉलोअर जैसी नज़में लिखता है और लल्लन टॉप जैसे स्टेज से उसे जी रिप्रेजेंट भी करता है, तो वो भी एक निराशा है कि मैं अपने हमवतनों से मुखातिब हूँ। हाँ। उसमें कह रहा हूँ कि तुम अपनी आंखें खोलो, अपने खुद सोचो, तुम्हारे पैर तो भले खुले हैं लेकिन तुम्हारी आंखों पे पट्टियाँ, तुम्हारे जहन गुलाम हैं। तो ये भी एक निराशा से जन्मी हुई नज़्म है। तो इसका भी वही जवाब है कि संवेदनशीलता हावी हुई जब लगा कि देश में सब कुछ सही नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि एक मुझे अपनी कविता कहनी चाहिए, नज़्म लिखनी चाहिए, तो मैंने लिखी। तो इसके कुछ बैकलैश भी आपको झेलने पड़े, लोगों की गालियाँ वालियाँ भी मिली और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें? देखिए, जिनकी गालियाँ मिली वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण लोग नहीं हैं। वो जो खुद अंधा है वो मुझे क्या बताएगा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, समझ रहे? तो उनके जहन ही गुलाम है, तो मुझे उनसे और बेहतर की तवक्को नहीं है। अगर मैं कहूँ कि तुम गड्ढे में धंसे हुए हो और वो अपनी मर्जी से धंसा है, वो निकलना नहीं चाह रहा है, तो उसको ये लगेगा कि मैं उड़ रहा हूँ, वो तो ज़मीन पे है। सही है, सही है। तो वो क्या करेगा कि मुझे भी कोशिश करेगा कि हाथ खींच के वहीं ले आए। तो ऐसा चलता रहता है और ऐसे लोगों का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि बहुत ऐसे गालियाँ आती रहती हैं उसी नज़्म के लिए कि रोज़ मुझे आता है कि तुमने इनके बारे में कैसे बोल दिया, जैसे उनके पूजनीय पिताजी के बारे में मैंने कुछ बोल दिया हो। तो ये सब चलता रहता है। कई लोगों के तो पिताजी हैं भी। बहरहाल अब मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो वो अपने पिताजी पे ले रहे हैं, तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अगर किसी अंधभक्त को कहूँ कि आप अंधभक्ति छोड़ दें और उस पर वो मुझसे नाराज़ हो जाए तो ये तो। बालमोहन भाई जी, हमारे इस इंटरव्यू की एक प्रथा रही है, आशु भाई भी आए थे और क्या नाम है, कुशल भी आए जी। तो सबके फेवरेट शायर होते हैं। आपने भी जिक्र किया शारिक साहब का, लेकिन आपने शेर नहीं सुना है उनके। हाँ जी, शेर तो मौका नहीं लगा, बाकी शायरों का शेर सुना रहा था। लेकिन शारिक साहब मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं, बहुत क्या, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोइट्स आप कह सकते हैं इस वक्त के सबसे बड़े शायर अगर मैं बोलना चाहूँ। अनडाउटेडली भाई, अनडाउटेडली शारिक साहब से बड़ा इस वक्त कोई शायर नहीं है। चलिए, आप हमारी इस फहरिस्त में तो शामिल है। बिल्कुल, और मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि जो शारिक साहब को बड़ा शायर नहीं मानता, मैं तो उसे आदमी नहीं मानता। चलिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब शारिक साहब का आप टेस्ट नहीं ले सकते कि ये अच्छे हैं कि बुरे नहीं है, कि आपको अच्छे लगे। शारिक साहब की शायरी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अभी डेवलप नहीं हुए पूरे, आप अपडेटेड नहीं, आप पढ़े लिखे कम है थोड़ा, अभी आपको और जानने की जरूरत है और अपना टेस्ट डेवलप करने की जरूरत है। बहुत ब्रूटल बोल दिया आपने तो भाई। हम तो कट्टर फैन है, हम तो नास्तिक है ना, नास्तिक है हम तो, शारिक कैफी के साथ हैं। तो शारिक कैफी तो मुझे बहुत पसंद है और ये तो मेरे जिनसे भी मेरी बात होती है
उनसे तो मैं अच्छा, मुशायरों में आप सब ना, हम कई बार साथ रहे हैं, शारिक साहब भी आपके के साथ रहते ही हैं लगभग हर मुशायरे में या फिर इस तरीके के, तो कोई ऐसा किस्सा है उनसे उनसे जुड़ा हुआ? अब ऐसा किस्सा तो शारिक साहब या फहमी साहब से, फहमी साहब भी गए अभी। फहमी साहब तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अगर भगवान है तो। नहीं यार। नहीं, ये लोग हमारे, जाहिर सी बात है, ये हमारी खुशकिस्मती है यार। देखो, जब हमने शायरी शुरू की थी तो इमेजिन भी नहीं कर पा सकते थे कि हाँ एक दिन हम इनसे मिलेंगे, इनको हाँ, सामने वही तो, देखेंगे। ऐसा ही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि जब हम इनके साथ सफ़र कर रहे हैं और इनके साथ मुशायरे जाते हैं, कभी भी इवेंट में मिलते हैं, शारिक साहब से तो मैं जब भी मिलता हूँ तो कुछ बोल नहीं पाता हूँ, स्टार स्ट्रक हो जाता हूँ एक तरह से ना। एक होता है कि अपने आइडल को अपने सामने देख लिया, तो उनके साथ तो ऐसा वाला रिश्ता है मेरा कि बहुत बातें नहीं होती हैं हमारी, बहुत मैं बोल नहीं पाता हूँ और वो भी बहुत कम बोलते हैं। और वो जैसा वो शायरी में अपनी करते हैं, वैसा लगता है कि मैं भी शायद उसी मिट्टी से बना हूँ जिस मिट्टी से शारिक साहब बने। मैं उनकी तरह शायरी नहीं कर सकता, लेकिन वो जो महसूस करते हैं वो लगता है कि यही मेरी बात है, यही मैं भी ऐसा ही आदमी हूँ जैसा ये बात कर रहे हैं। अब उसको आर्टिकुलेशन की जो शक्ति है उनके पास है, मेरे पास हुनर नहीं है उतना, तो इसलिए है। लेकिन बाकी शारिक साहब जो भी लिखते हैं, चाहे वो नज़में हों, चाहे वो शेर हों, चाहे वो इवन जस्ट अ फेसबुक पोस्ट लिख दें, वो मैंने तो उनके सारे इंतखाब भी पढ़े हुए हैं। तो मैं तो उनका इस हद तक दीवाना हूं और मुझे लगता है कि बहुत बड़े शायर हैं। जॉन एलिया और शारिक साहब, दोनों में से आपको अगर शारिक चुनना- साहब भाई, शारिक साहब। ये असली शारिक आदमी। हाँ शारिक साहब यार। अब बताओ, ये मेरे से बड़ा दीवाना थे तो कोई दोनों? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसे बोलना, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये मैं तो इसमें कोई वो हिचक नहीं रखता, अगर जो पसंद है यार वो पसंद है, अब सही क्या बात करें। है। शारिक साहब को मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया, अपने 2019-20 से मैं उनको पढ़ रहा हूँ। हालांकि सुना था उनको मैंने 2016-17 में रेख्ता के मुशायरे में, लेकिन तब मेरी इतनी समझ नहीं थी शायरी की। मैं अलग तरह के शायरों को पढ़ रहा था। लेकिन जब से शारिक साहब आए जीवन में, तब से जीवन बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं 5 शायरों के नाम दूंगा आपको, आप शारिक साहब फर्स्ट नंबर पे, टॉप से लास्ट लगाइएगा। चलिए ठीक है, हाँ इसी बात से जी। ये मुझे ध्यान आया। अहमद फराज जी, जॉन एलिया, शारिक साहब, इरफान सिद्दीकी और जमाल हसानी। शारिक साहब, क्या बात है यार। शारिक साहब, अच्छा, इरफान सिद्दीकी, हाँ, फिर अहमद, फिर जॉन एलिया, हाँ, फिर अहमद फराज, फिर जमाल हसानी। अच्छा, मैं एक बार और आपको 5 शायर दे रहा हूँ, दोबारा लगाइए। शारिक साहब, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर और फिराक गोरखपुरी और जिगर मुरादाबादी। मेरी तो हिम्मत नहीं है कि मैं शारिक साहब को ये सवाल इसीलिए पूछा मैंने। तो मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब और कौन कौन से नाम लिए आपने? मैंने दाग को छोड़ दिया, बहरहाल फिराक गोरखपुरी और जिगर मुरादाबादी। शारिक हाँ, तो यही है, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, फिराक गोरखपुरी, ओके। शारिक कैफ़ी। कोई तो शारिक साहब के आगे आया। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कि शारिक साहब से बड़ा शायर मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन यार अब ये है कि तुलना नहीं करनी चाहिए कि गुलाब का फूल अच्छा है कि चमेली का फूल नहीं अच्छा नहीं, है। सही बात है, सही बात है। बस अभी मैं उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हूँ। हो सकता है कि बाद में मेरी राय बदल भी जाए, ये भी बात मैं कह दूँ, क्योंकि जैसे मैंने होता ना, एवोल्यूशन होता है अपनी सोच का भी। तो हो सकता है कि आज से 5 साल पहले मैं जिन शायरों पे जान देता था, आज उनकी तरफ देख के कहता हूँ आम से ही शायर थे, कोई ख़ास नहीं था उनमें। तो हो सकता है कि 5 साल के बाद मेरी राय कुछ और हो, लेकिन फ़िलहाल मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहता हूँ। अभी मैं जिस क्लास में हूँ उसका टीचर शारिक साहब हैं, और उनके अलावा मुझे कोई पसंद नहीं आता। अभी बैक स्टेज आप एक नज्म का भी जिक्र किया आपने, अना का कौन सा चेहरा था वो। जी, उनकी तमाम नज़में यार, उनकी तमाम नज़में ऐसी हैं कि रूह कांप जाएगी आपकी, कि ये आपके अंदर भी था। आप जब रात को सोने जाते हैं कमरे की लाइटें बंद करके और सारी आवाज़ें चुप हो जाती हैं सर्द रातों में, अकेलापन होता है, तब आपका असली चेहरा आपके सामने आके खड़ा होता है अंधेरे में, है ना। कि अब आपके जो डार्क साइड्स हैं, जो आपके बुरे पहलू हैं, जो आप दुनिया से छुपाते हैं शर्मिंदगी के कारण, वो आपके सामने आ जाते हैं। लेकिन कई बार होता है कि आप भी इतने वो गंदे, घिनौने और इतने काले लगते हैं कि आप भी उनसे घबरा के हटा देते हैं कि हटो यार अब सो जाओ, है ना। लेकिन शारिक साहब उस चेहरे को आपके सामने दिन की दोपहरी में ठीक सामने आपके चेहरे के सामने ला के रख देते हैं कि ये देखो, ये भी तुम हो, तुम अच्छे नहीं हो, एंड इट्स ओके।
बहुत अच्छा होना ज़रूरी नहीं है, जो रियल है वो है, उसको एक्सेप्ट करो। अब शारिक साहब ने ये जो आपने जिस नज़्म का जिक्र किया, अना का कौन सा चेहरा था वो, अब ये नज़्म तो मुझे पूरी याद नहीं होगी, लेकिन इस नज़्म में वो कहते हैं कि बस दोस्तों से कल यूं ही कह दिया था कि जो पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट है वो सुबह तक नहीं बचेगा, सुबह तक उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने सुबह आके कह दिया कि ये तो बच गए, ये तो अभी और जिएंगे। तो उस वक्त मुझे बेइज्जती महसूस हुई कि मैं अपने दोस्तों के आगे बेवकूफ़ साबित हो गया। उसको इस बात की खुशी नहीं है कि वो पेशेंट बच गया। तो अब वो सवाल पूछते हैं कि अना का, ईगो का ये कौन सा चेहरा है यार, ये क्या है? क्या बात अब है? ये जो बारीक बात है, इसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? ये अच्छा है, बुरा आदमी है, खुद को ही कह रहा है कि अना का कौन सा चेहरा था वो। जब बच्चे की नफ्सियात से नज्म कहते हैं कि वो बकरा फिर अकेला पड़ गया है, हाँ, बकरा फिर अकेला पड़ वो गया कह रहे हैं कि मैं जब दावत करने गया किसी घर में तो बकरा देखा, और मैंने देखा कि यार इस बकरे की ज़िंदगी इस बात पे मुनहसर है कि ये जो हम खा रहे हैं इसमें बकरा अगर कम पड़ गया, हाँ हम कितना खाएंगे, अगर ये कम पड़ गया तो इसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो जो अभी मैं हसास फील कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं खाने बैठा तो वो खाने में अच्छी अच्छी बोटियाँ मेरी उंगलियाँ तलाश करने लग गई। क्या बात है, क्या बात। तो ये क्या हुआ? अभी 5 सेकंड पहले मैं इतना हसास फील कर रहा था उसके लिए, अभी मुझे क्या हो गया? तो एक बच्चे की नफ्सियात से जब वो नज्म कहते हैं कि पापा तुम मर जाओ ना पापा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, कष्ट तुम लेते हो, खांसी मुझको आती है, दिल के दौरे तुम्हें नहीं मुझको पड़ते हैं, आखिर कब तक रात में उठकर लाइट जलाकर देखूंगा मैं सांस तुम्हारी, कब तक मेरी टीचर मुझको टोकेगी गुमसुम रहने पर, आज भी कम बेचैन नहीं मैं, मोड़ वो बस आने वाला है, चैन पड़ गया, चैन पड़ गया, आज भी घर के आगे भीड़ नहीं है, इसका मतलब आज भी तुम जिंदा हो पापा। क्या अच्छा। अब ये बच्चा अपने बीमार बाप के लिए नज्म कह रहा है, इसके लिए आप सोच सकते हैं कितना हसास होना पड़ेगा उस दिल को। क्या बात है। अब ऐसे ऐसे पहलू हमारे सामने, उर्दू अदब में इस तरह की शायरी किसी ने नहीं की, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ उर्दू पोइट्री, अब तक किसी ने भी इस तरह की शायरी नहीं की। जो शारिक साहब एक नया फ्लेवर लेके आते हैं अपनी शायरी में, एक उनको उनकी शायरी पढ़ना, उनकी नज़में पढ़ना, ये तो हमने अभी सिर्फ नज़मों पे बात की, गज़लें और भी हैं, लेकिन उनकी शायरी पढ़ना ऐसा लगता है कि कोई आपने बहुत ही क्या कहते हैं उसको, फुलफिलमेंट वाली नॉवल पढ़ लिया, कोई फुल ऑफ इमोशंस वाला, फुल ऑफ ड्रामा है, पूरा एकदम एक पर्सनैलिटी है उनकी एक ख़ास तरह की, वो आपको एक नोवेल में कैरेक्टर डेवलपमेंट जैसा होता है वैसे उनकी शायरी में भी होता है, इसलिए मुझे बहुत अजीज़ हैं शारिक साहब। बालमोहन, आप मुशायरे में जाते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा है, आपको लगता है आपका कोई ऐसा टिकटेड शो आने वाला है या आएगा, इस तरीके की कुछ उम्मीद है लोगों को? सोलो शो? यार सोलो शो करने का मेरा बहुत मन है। अच्छा। और मैं ज़रूर करूँगा कभी ना कभी अपने जीवन काल में लेकिन अभी फ़िलहाल में विद इन नेक्स्ट मंथ अगर पूछेंगे तो ऐसा नहीं है, और हमारे प्लान ऐसे ही होते हैं कि एक दिन मन करेगा तो बना देंगे, टिकट शो भी कर देंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ऑडियंस को कुछ नई चीज़ें भी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ शायरी ही ना, एक पहलू जो हमसे मुशायरों में छूट जाता है वो है कि 15-20 मिनट आपके पास होते हैं मुशायरे में ऑडियंस से बात करने का, मुखातिब होने का, तो उसमें एकदम दिल की बात हो नहीं पाती है, एकदम कोजी इन्वायरमेंट बन नहीं पाता है। तो मैं खुद भी चाहता हूँ कि एक ऐसा शो लेकर आऊँ जिसमें और भी बातें हों, ऑडियंस से एंगेज करें, एंटरटेन करें और उनसे अलग पहलू पे भी बात की जाए। तो हाँ, ज़रूर हो सकता है कि भविष्य में ऐसा कुछ योजना बने, लेकिन फ़िलहाल मैं बहुत मुतमईन हूँ अपने मुशायरों की दुनिया से। नहीं, अच्छा, मुशायरों में आप इनसिक्योर होते हैं कभी? ऐसा लगता है कि यहाँ मैं नहीं चला, या फिर यहाँ फला शायर ज़्यादा बेहतर चल गया, या यहाँ तो मुझे चलना ही था, तो कुछ ऐसा होता है? तो यार ये सब सवाल, जैसे मैंने बोला ना, मार्केट फोर्सेस हैं। हाँ। तो ये ना चाहते हुए आपको मजबूर कर देते हैं कि आपको चलना है। एक तो साला चलना है, फिल्म है, चलना आप अपनी फिल्म बना रहे हो, चलना चली कि नहीं चली, तो वो आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन हाँ, उससे एक चीज़ फ़ायदा ये होता है मुशायरा पढ़ने से, मेरे ज़ाती तौर पे, कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, लेकिन मुशायरों में जाकर थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, एक होता है ना, एस्टीम पैदा हो गई है अंदर में। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टेज फियर था, वो धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं, लोगों से बात करने में हिचक नहीं होती, अलग अलग शहर जाते हैं। जब आप, यार देखो, हम जब कुछ नहीं करते थे, शायरी नहीं करते थे, तो हमें कौन जानता था? और जो हमारे साथ वाले जो शायरी नहीं कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, या इवन जो कलेक्टर बन गए, उनको एक लिमिटेड दायरे में उनकी दुनिया सीमित हो जाती है। बॉस है उनका, एक नौकर है,
एक घर परिवार है, गली मोहल्ला है, रिश्तेदार है, इनके अलावा बाहर दुनिया नहीं है। हम आज जिस शहर में जाते हैं, मुंबई में जाएं, कोलकाता में जाएं, चेन्नई में जाएं, भोपाल में जाएं, इंदौर में जाएं, जहाँ जाना कभी नहीं जाते हम अदरवाइज, मुशायरे के लिए हम जाते हैं, वहाँ पर अनजान लोग हमसे इतनी मोहब्बतें दिखाते हैं, हमारे लिए खाना बना के लाते हैं, हमारे लिए फ़ोटो खिंचाते हैं, हमारे साथ साइन लेते हैं हमारे। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये सब शायरी की देन है, ये सब। अच्छा, ये इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि बस हमें चाहिए चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। ये कहीं अगर जाएं तो 4 लोग आए मिले तो एक अजीब सा एहसास होता है, ये तो खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि हमसे भी किसी की ज़िंदगी हसीन बन रही है। जब हम शुरू करते थे तो हम देखते थे कि इस शायर की वजह से मेरी दुनिया थोड़ी सी गुलजार है। तो आज जब मैं देखता हूँ कि मेरी नज़्म सुना के कोई अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा है, कोई ब्रेकअप हो गया तो उसको अब मेरे शेरों का सहारा लेकर मूव ऑन कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है। और ये दुनिया के कोई और दौलत मुझे नहीं दे सकती, ये फीलिंग जो ये देती है। तो मैं इसमें बहुत मुतमईन हूँ यार, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सो दौलत से सवाल याद आया कि क्या बालमोहन पांडे इजीली एक्सेसिबल है मुशायरों में, या फिर इस तरीके की जो भी इवेंट्स होते हैं, आपने बोला दौलत ये आपकी असली दौलत है, तो क्या चार्जेस वगैरह होते हैं आपके? यार चार्जेस मेरे यार देखिए, हम बिजनेसमैन नहीं हैं, हाँ, हम आर्टिस्ट हैं, तो हमें नहीं आता ये कॉमर्स और टैक्स और ये सब। लेकिन हाँ, अगर हमें कोई बुलाएगा तो हम क्यों जाएंगे, कहेगा कि हम आपकी शायरी सुनना चाहते हैं तो ऐसे ही सुन लो, वीडियो में सुन लो। आप अगर हमें वहाँ बुला रहे हो, मुशायरा एक इवेंट करा रहे हो और उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका एक शेयर हमारा भी बनता है ना। हम इतना अपना यहाँ से एक दिन जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो पैसा एक होता है, मिनिमल चार्जेस होते हैं हमारे, जो हम डिमांड करते हैं, आस्क करते हैं। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत पुराने का संबंध है हमारा। एक हमारा तो कोई दोस्त है, वो कह रहा है कि यार आ जाओ यार, हमारे ऑफिस में तुम्हारे आने वजह से हमारी इज्जत बन जाएगी, तो वो बुलाएगा, तो हम क्या उससे पैसे मांगेंगे? अब ये होता है कि आर्टिस्ट हैं हम, तो बैठे हुए हैं लुटाने के लिए, जो लूटना है लूट लो इज्जत को छोड़ के। बालमोहन भाई, जैसा आप इतने वायरल हो, आपकी रीलें मिलियंस में जा रही हैं, लोग देख रहे हैं और तमाम तरह के आपके चाहने वाले हैं। मैं देखता हूँ यार, कई IAS ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स आपके शेयर लगाते हैं और आपको एडमायर करते हैं। सो फिल्मों में लिखने का इस तरीके का ऑफ़र आया कभी कुछ, या फिर कोई स्क्रिप्ट लिखने का मामला बना? हाँ, ऐसे ऑफर्स मेरे पास आते रहते हैं, लोग कहते हैं कि गाना लिखिए, ये कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी ऐसी फितरत है कि मैं गाना लिखूं या स्क्रिप्ट लिखूं। क्या बात कर रहे हैं आप? गाना आपके पास ऑफर आते हैं और आप नहीं लिखते? नहीं, मेरी फितरत नहीं है। वो एक सिचुएशन देते हैं पर्टिकुलर, उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा अभी मन नहीं मानता है करने का, क्योंकि अभी बहुत रुचि नहीं है उस तरफ काम करने की। बहुत अच्छा ऐसा कोई मौका आएगा, सिचुएशन आएगा, कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आएगा तो आई एम ओपन टू वर्क, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं आई है, बहुत अच्छा ऑफ़र नहीं आया है कि एक ऐसी सिचुएशन है। वही क्लीशेड आते हैं कि एक रोमांटिक सॉन्ग लिख दीजिए और रोमांटिक में जेनजी वर्ड्स डाल दीजिए और उसका ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो उसमें बिल्कुल मतलब वो कहते हैं कि इमोशंस हटा दीजिए और रोमांटिक कर दीजिए। सो बालमोहन भाई जी भाई, जब आपने ये सब इतनी सारी बातें अभी हमारी हुई, घर वालों का इस पे कैसा रिएक्शन आता है जब आप इस तरीके की क्या नाम ब्लाइंड फॉलोअर जैसी नज़में पढ़ के जाते हैं, या फिर कैसी भी शायरी का घर में क्या हिसाब किताब है? क्योंकि कहीं ना कहीं खासकर ब्राह्मण परिवारों में भी उर्दू से तो ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़बान है ही नहीं, और उर्दू को तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी घोषित हो जाता है। हाँ। चलिए, बाहर तो ठीक भी है, लेकिन घर का रिएक्शन क्या रहता है आपका? बाहर के लोगों को तो हम जैसे तैसे इग्नोर अपना कर देते हैं, लेकिन घर के लोगों से इसमें क्या निकल के आता है? देखिए, मेरे घर वाले आम परिवार से हम लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। उसमें भी सामान्य चिंता है कि एक सेटल हो जाए लड़का, नौकरी लग जाए, 9 to 5 जॉब कर ले, एक शादी हो जाए, 2 फूल से गुड्डू गुड्डिया हो जाए, बच्चे हो जाए, जीवन इसी में समाप्त हो जाए। तो ये मेरा परिवार कोई अपवाद नहीं है, पहली बात। तो दूसरी इसका परिणाम ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई झंझट नहीं चाहते हैं, तो मुझे सलाह देते रहते हैं कि तुम ऐसी विद्रोही कविताएं, ब्लाइंड फॉलोअर्स टाइप की ये सब मत लिखो, सरकार के खिलाफ में मत लिखो। तुम अगर सोचते हो तो अपने घर में तक सीमित रखो, उसको कभी बाहर जाहिर मत करो, क्योंकि डर है कि
कोई आपको बैन कर दे, कोई आप पे कुछ गलत तरीके से हमला कर दे, तो ये सब डर है उनके मन में। और दूसरी चीज़ की शायरी को भी वो लोग बहुत बड़ा काम नहीं मानते हैं, बड़ा काम नहीं मानते हैं। अच्छा। वो हमारे घर में हालांकि पढ़ने लिखने का बहुत अच्छा माहौल है, रहा है शुरू से। मेरे पिताजी को बहुत सारी कविताएं याद हैं, मेरे चाचा को बहुत कुछ रुचि है, अच्छा। इंटरेस्ट है पढ़ने में, म्यूज़िक में, शायरी में। मेरे बड़े भैया भी लिखते थे, उनको ही देखकर मुझे लगता था कि मुझे भी लिखना चाहिए अपने घर में। मेरे छोटे भैया हैं, मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो भी बहुत रुचि लेते हैं साहित्यों में। लेकिन उनकी नज़र में स्पेशली मेरे मम्मी पापा की नज़र में कोई शायरी बहुत बड़ा काम नहीं है जिससे आपका घर चलेगा, परिवार चलेगा। वो उनको ये कहना है कि ठीक है शायरी चलती रहती है, लेकिन तुम्हें साथ में अपनी ज़िंदगी पे और दूसरे पहलुओं पर भी नज़र करनी चाहिए। तो घर वालों ने बहुत कभी खुल के ऐसा नहीं कहा कि तुम जाओ शायरी करो। हालांकि हाँ, मेरे भाइयों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है कि जब मैंने जो भी करने की सोचा, करने की ठानी, तो उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें शायरी करनी है तुम्हें शायरी करो, लेकिन यू नो बेस्ट फॉर योर सेल्फ। अब मैं इस उम्र के इस पड़ाव पे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान एक उम्र के बाद अपने फैसले खुद ही लेना चाहिए इंसान को। अगर आपका मन मेरा राम मेरी शायरी में है, जो कबीरदास का वो जुलाहा बनकर होता था, किसी का कवि बनकर होता है, किसी का टीचर बनकर होता है, किसी का पेंटर बनकर होता है, मेरा राम मेरी शायरी में है, तो मैं अपने राम को ज़िंदगी भर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। समझ रहे हैं? एक शायरी एक ऐसा काम है जो मुझे आंतरिक खुशी देता है, जो मेरे दिल की गहराइयों में जो उदासी है उसको भरने का काम करता है। जो दुनिया मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन एक चीज़ है जो शायरी मुझे संबल देती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया ही क्यों ना खड़ी हो जाए, चाहे वो घर वाले हों, चाहे दोस्त हों, चाहे वो महिला मित्र हों, चाहे वो पुरुष मित्र हों, कोई भी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपना काम करना है, शायरी करनी है और इसी में ज़िंदगी बितानी है। अभी आपने अपने भाइयों का जिक्र किया जी। आपके बड़े भाई हैं मदन मोहन पांडे जी। बहुत वायरल अध्यापक हैं और बहुत ही अच्छे टीचर हैं, दृष्टि IAS के। उनका क्या योगदान रहा आपकी शायरी में, आपके इससे संघर्ष में, सफ़र में? देखिए, अगर एक लाइन में मैं अपने बड़े भाई को व्यक्त करना चाहूँ तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि अगर मेरे बड़े भैया नहीं होते तो मैं शायद शायरी नहीं कर रहा होता। क्या बात है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो वो कविताएं लिखते थे, अपने उनका ब्लॉग का एक वेबसाइट भी था जिस पे वो अपनी गीत पोस्ट करते थे। अच्छा। हाँ, तो एक उनके प्रति अतिरिक्त आदर का भाव इसलिए भी था क्योंकि मैं कवियों को बहुत ऊंचे दर्जे पे रखता था। मुझे ऐसा लगता था जो व्यक्ति कविता लिख सकता है वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है। और मेरे भाई भी मुझे बहुत स्किलफुल लगते थे हर काम में। उनको जो भी उनके हिस्से में काम आता था वो बहुत सकुशल तरीके से वो कर लेते थे। तो इससे मैं अपने बड़े भाई के प्रति बहुत आदर भाव से भरा रहता था। और दूसरी बात यह है कि जैसे हर आमतौर पे हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, जैसे मैंने बताया, हर मिडिल क्लास फैमिली में जो बड़ी संतान होती है वो उस पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ जाती है बहुत जल्दी। वो छोटे लोगों के लिए बहुत एक शील्ड की तरह काम करता है। तो मेरा भी ढाल मेरे दोनों भाई हैं और ख़ास तौर पे बड़े भैया, उन्होंने जॉब कर लिया, कविता को साइड में रख के उन्होंने अध्यापन चुना और अध्यापन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। ये शायद सही मौका ना हो कहने का, लेकिन उनका भी एक सपना था दृष्टि IAS में पढ़ाना, जिस तरह मेरा सपना था दुबई मुशायरा करना, जश्न रेख्ता पढ़ना। हाँ, तो दृष्टि IAS में विकास दिव्य कीर्ति सर के साथ अध्यापन करते हैं, वो उनकी टीम में हैं और इंटरव्यू पैनल्स में भी आपने उनको देखा होगा। तो ये एक उन्हीं का कमाल है कि वो जो भी काम करते हैं मुझे तो उन पे पूरा विश्वास रहता है। मैं अभी भी कभी भी प्रोफेशनली स्टक होता हूँ कहीं पर तो सबसे पहला कॉल मेरे भैया को जाता है। मैं उनसे कुछ भी बोलता हूँ कि भैया ये कर दिया है मैंने, करने के बाद कि ये कांड कर दिया है, अब इसका उपाय बताइए। तो एक बहुत ही मेरे लिए सेफ्टी जोन है, सेफ्टी वाल्व है कि मैं अपने भाई को फ़ोन करता हूँ और मुझे तुरंत उसका सोल्यूशन बताते हैं, तुरंत मुझे कंट्रोल करते हैं और तुरंत मेरे कान पकड़ लेते हैं। तो ये मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत बड़ी सुविधा है मेरे दोनों बड़े भाई के रूप में। हाँ, तो अगर वो लोग नहीं होते तो मैं अपनी काव्य यात्रा इतनी आसानी से नहीं कर पाता। ये ऐसे ही बोल रहे हैं या फिर अब नहीं, उन्होंने मुझे 1000 रुपये दिए हैं। रिकॉर्ड हो रहा है तो इसलिए। हाँ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। अरे भैया ही तो है, कहाँ अपने काम में मसरूफ रहते होंगे। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो भी सकता है लेकिन है नहीं ऐसा। मैं अपने भाइयों के प्रति बहुत थैंकफुल के भाव से रहता हूँ कि मैं तो बहुत इसमें क्या कहते हैं लकी हूँ यार,
ये मेरे 2 भाई हैं जिनको मैं कभी भी फ़ोन कर सकता हूँ, और मुझे कोई भी परिस्थिति में हूँ, मुझे पता है कि मुझे कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है जब तक मेरे भाई हैं। घर पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो 4 लेयर्स में मुझ तक पहुँचती है, कई बार तो पहुँचती भी नहीं है। मेरे अच्छा। पापा हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे 2 भाई हैं, उसके बाद अगर बच खुच गया तो मुझ तक आ जाती है। क्या बात तो जब मुझ तक आ जाती है तो मुझे ये तसल्ली रहती है कि चलो सब पिटे तो मैं भी पिटा। और अक्सर ये लगता है कि मैं ही क्यों पिटूंगा जो मेरे ऊपर इतने संरक्षक है मेरे। क्या तो बात है। ये मेरे लिए मुझे लगता है कि मतलब बालमोहन पांडे के पास कोई खास जिम्मेदारियां घर की ओर से नहीं है इस तरीके नहीं का नहीं, घर अगर- की ओर से मैं बिल्कुल निठल्ला हूँ। अच्छा अच्छा। निष्कृत हूँ। निष्कृत भैया, क्या शब्द है, बढ़िया है। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है जो शायरी है या मुशायरे हैं, जो इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, इससे चल जाता है हिसाब किताब, मतलब घर का हिसाब किताब? हाँ बिल्कुल, और आसानी से ये चल सब? जाता है अगर आप इसी में लगे रहें तो। ईश्वर की देन से आज के डेट में तो बहुत अच्छा माहौल है शायरी का। कॉलेजेस में होते हैं, कॉरपोरेट शोज़ होते हैं, सोलो शोज़ होते हैं, आपके हर शहर में कवि सम्मेलन, मुशायरे हो रहे हैं। तो अगर आप इसमें रुचि है और आप इसमें मेहनत करने को तैयार हैं तो आपके लिए तो दरवाजे खुले ही खुले हैं। सोलो शो आपका अनाउंस होगा कभी, आएगा? ये तो सवाल पूछ लिया ना आपने। फिर भी दोबारा पूछ लिया, मन कर गया। सोलो शो ज़रूर आएगा मूल्य भाई, ज़रूर आएगा। बालमोहन पांडे अब हम अपने आखिरी दौर में हैं इंटरव्यू के। जी सो आपकी एक नज्म है, जी। तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं। मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट आई हैं, अच्छा, सो मैं चाहूँगा आप एक बार। मैं वो नज़्म सुना देता हूँ आपके दर्शकों के लिए। तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं, कि तुझसे राब्ता मेरा ज़रूरतन तो नहीं। मैं ढूंढता था शजर आसमां के होते हुए, तेरे फिराक में था दो जहां के होते हुए। जब आशना थी मोहब्बत की हर गली मुझसे, मैं ज़िंदगी से बहुत खुश था ज़िंदगी मुझसे। जब एहतराम किया करती थी सबा मेरा, बाहर खोज लिया करती थी पता मेरा। जब आंसुओं को मैसर हज़ार शाने थे, जब इंतज़ार न करने के 100 बहाने थे, तेरी उम्मीद पे दिल बेकरार तब भी था, यकीन कर कि तेरा इंतज़ार तब भी था। कोई ऐसी गज़ल, कोई ऐसा शेर जो आपने ताज़ा कहा हो, आप हमें सुनाना चाहेंगे? नहीं नहीं, यहाँ वो से? तो मैं पैसे लेके ही सुनाता हूँ। नहीं नहीं, फिर भी कुछ ऐसा। पैसे तो आपने हमसे भी, खैर। चलिए मैं कुछ शेर आपको सुना देता हूँ। ज़रा हसास थोड़ा लब कुशादा चाहते हैं, हाँ, खुदा भी अपने जैसा खाकज़ादा चाहते हैं। वाह। कभी लगता है बस अपने ही पहलू में सुकून है, हाँ, कभी लगता है हम उसको ज़्यादा चाहते हैं। वाह। है अंदर ऐसा खालीपन जो भरता ही नहीं है, हम्म, है अंदर ऐसा खालीपन जो भरता ही नहीं है। बहुत कुछ है जिसे हम बेइरादा चाहते हैं, वाह। बहुत कुछ है जिसे हम बेइरादा चाहते हैं। अब उसकी याद बस हस्बे ज़रूरत रह गई है, अब उसकी याद बस हस्बे सहूलत रह गई है, अब उसकी याद बस हस्बे सहूलत रह गई है, मगर ये जब्र हम इससे ज़्यादा चाहते हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बालमोहन पांडे। सो बालमोहन भाई, जी। हम अपने इंटरव्यू के आखिरी दौर में हैं। अच्छा। बहुत अच्छी बातें हुई आपसे, बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए आपने, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, आपके आने वाले सोलो शो के लिए, आपके आने वाली नई गज़लों के लिए। मैंने ऐसी तो कोई राह निकाली भी नहीं मेरे नहीं, भाई। आप निकालोगे, आप राहें भी निकालोगे और बाहें भी निकालोगे। बेशर्त चीज़ें हैं जो आप निकालोगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसी चर्चाएं होनी चाहिए, ऐसी बातचीत के सेशन होने चाहिए जहाँ पर ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पे बात की जाए एक शायर से। तो आपने ये मौका मुझे फ़राहम किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे बशीर बद्र के शेर याद आते हैं। एक उनका शेर है कि उसने तुम्हें नवाज दिया है तो खुश रहो, हाँ, उसने तुम्हें नवाज दिया है तो खुश रहो, तुम क्या समझ रहे हो ये शोहरत गज़ल से है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। बशीर बद्र की बात हुई तो मुझे 2 शेर उनके बहुत पसंद हैं, स्वागत है। जो मैं सुनाना भूल गया, लेकिन 4 सुनाइए आप। तो उनके बहुत मुझे पसंद आते हैं शेर की। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, दिल हमेशा उदास दिल रहता है। हमेशा उदास रहता नहीं, है। उनका एक शेर है कि कई अजनबी तेरे नाम के आहा, मेरी राह से यूं गुजर गए। आह, इसका मतलब मैं सुनाता हूँ कि अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गज़ल की पलकें सवार लूँ, मेरा अक्स अक्स हो आईना
तुझे आईने में उतार लूं। क्या अच्छा है। मेरी राह से कई अजनबी तेरे नाम के यूं गुजर गए, हाँ, जिन्हें देखकर ये तड़प हुई तेरा नाम लेके पुकार क्या लूं। अच्छा है, क्या अच्छा है यार बशीर बद्र। तो बशीर बद्र मुझे बहुत पसंदीदा शायरों में से हैं, तो उनका एक शेर याद आया।